आज क्लास 11th का रिप्रेजेंटेशन आज क्लास 11th का इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का हम चैप्टर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप क्लास 9th का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक चैप्टर है, वहां पर चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसको पढ़ करके हैं, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ने के बाद ये चैप्टर कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें, बाकी सब कुछ वहां पर है। और मैं आपको इस चैप्टर के अंदर वो एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा जहां उस चैप्टर की अहमियत इससे ज्यादा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी मैं आपसे कहूंगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जरूर पढ़ें एक बार, आपको बहुत आसान हो जाएगा ये समझने में इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए, हम देखें कि अगर हम बात करें इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, तो कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्शन क्या है, व्हाट, फिर इलेक्शन क्यों है, व्हाई, और फिर इलेक्शन कैसे होता है। फिर अगर कोई चीज हो रही है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। सिर्फ इन 4 चीजों के अंदर ही हम देख लेंगे इस पूरे के पूरे सिस्टम को। साथ ही साथ अगर कोई चीज होती है तो उसकी क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, उन सबको भी हम देखेंगे, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को भी हम देखेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स को भी देखेंगे। देखिए, इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब है कि किसी को चुन लेना। और किसे चुन लेना? पॉलिटिक्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेना, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेना। द प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज नोन एज इलेक्शंस। अब हम देखें कि इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, व्हाई। तो यहां आपकी बुक ने तो बड़ा आसान सा आंसर दे दिया कि नंबर 1 इन्होंने दे दिया कि जी पॉपुलेशन कि बहुत बड़ी जनसंख्या जब होती है, भाई इलेक्शन क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, सबसे मेजर चीज है कि आपको आपके देश के लिए पॉलिसीज बनानी। अब 2 तरीके हैं पॉलिसी बनाने के, सबसे पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क यह है कि डायरेक्ट के अंदर देश के सभी लोग, पूरी की पूरी पॉपुलेशन मिलकर के वोटिंग करेगी, बातचीत करेगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेगी, और फिर इस पॉलिसी के ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसे एक्सेप्ट किया जाए या एक्सेप्ट ना किया जाए। अब अगर हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो क्या यह संभव है कि 121 करोड़ लोग एक जगह बैठे, बातचीत करें और वोटिंग करें? ये संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो जाती है तो इनडायरेक्ट आता है। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये पॉपुलेशन, ये जनता अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने का अधिकार, राइट टू टेक डिसीजंस जो है वो इन लोगों को दे दे, यानी कि अपनी पावर इन लोगों को दे दे। यही आपको पता चलेगा कि इलेक्शन की जरूरत क्या है, कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक जगह पर बैठ करके डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने बिहाफ पर डिसीजन लेने की पावर किसको दे देते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में बैठ करके उनके बिहाफ के ऊपर डिसीजंस लेते हैं। अब पॉपुलेशन एक रीजन है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। दूसरा रीजन है टाइम, स्किल्स। कि चलो मान लिया कि ऐसी भी हमने व्यवस्था कर दी है, हाइपोथेटिकल है कि हमने मान लिया कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि सब लोग मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं, एक जगह बैठने की हमने कर दी व्यवस्था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सभी लोगों के पास टाइम है? अब जो आदमी मजदूरी करता है, जिसके पास जो हैंड टू माउथ कंडीशन में है कि अगर मैंने पूरे दिन काम नहीं किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा, तो वो आदमी क्यों आएगा भाई वहां पे आपकी बकवास सुनने के लिए? दूसरी, स्किल्स। क्या आपको समझ है उस विषय पे? अब मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर बातचीत हो रही है, आपको पता ही नहीं है क्या, तो भैया क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए। एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास वो स्किल होगी, वो है नहीं है वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है। एक तीसरा रीजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको क्लास 9 की बुक पढ़ने के लिए कहा था।
देखिए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिया से आया है, तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल, लोगों द्वारा शासन। अब मान लो कि इलेक्शन ना किया जाए और ये सब चीजें तो है ही, तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन नहीं हो और अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी और तरीके से चुना जाए, सम अदर वे टू चूज आर रिप्रेजेंटेटिव। मैं मान लेता हूं कि आप एजुकेशन को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, तो एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये तीन चीजें हम रख लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है जिनके ऊपर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, तो अब मुझे आप ये बताइए कि समान एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन और इक्वल एक्सपीरियंस के लोगों के पास क्या नॉलेज में फर्क हो सकता है? कोई व्यक्ति, मान लेते हैं किसी ने एमए किया है और उसके पास 20 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और दूसरे व्यक्ति ने भी 20 साल टीचिंग की है, उसने भी एमए किया है, लेकिन दोनों की नॉलेज में फर्क हो सकता है। जो अपने आप में इंप्रूवमेंट करता चला गया उसकी नॉलेज बढ़ती चली गई, जिसने आपको लिमिट कर दिया कि मुझे तो 12th ही पढ़ानी है जी, बस मैं तो 12th ही पढ़ाऊंगा, मैं तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही पढ़ाऊंगा, वहां उसके एजुकेशन का उसने वो तो यूज किया, लेकिन उसकी नॉलेज उस बारे में नहीं बढ़ी। अब नॉलेज को कैसे चेक किया जाएगा, वहां पर भी दिक्कत है। दूसरा यह है कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि लोगों द्वारा शासन और लोग अपने रूलर्स को, आपको मैं बता दूं डेमोक्रेसी की फर्स्ट मेन कंडीशन और डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है, जो उसकी डेफिनेशन, वो है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। रूलर्स मतलब उनके बिहाफ पर रूल बनाने वाले, उनके पॉलिसी मेकर्स, दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो ऐसे सिचुएशन में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, सब लोगों की राय तो ली नहीं गई, आपने तो बेसिस क्रिएट कर दिया। जो पहले टाइम पे होता था कि एजुकेशन होगी तो ही आप कुछ कर सकते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ऊपर रखने के लिए, रूल बाय द पीपल को, यहां पर इलेक्शन का सिस्टम आता है। अब हम देखें कि इलेक्शन, मान लेता हूं कि मैं, अब आपने देखा कि डेमोक्रेसी है, तो क्या हर डेमोक्रेसी के अंदर, हर डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होगा? और क्या जहां जहां इलेक्शन होता है वहां वहां डेमोक्रेसी है? देखिए जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है, वहां इलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, यूएस में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होता है, यूके में डेमोक्रेसी है, वहां फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूएस में प्रेसिडेंशियल है, यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मैं कह रहा हूं व्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। अब हम देखें कि क्या हर इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है? इसीलिए मैंने आपको कहा था कि क्लास 9th की बुक जो है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप पढ़े, यहां कनेक्ट हो जाएंगी वो चीजें और आपकी रिवाइज हो जाएंगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर चाइना का। चाइना के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें क्या सिस्टम है कि चाइना के अंदर एक पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और कुछ 8 स्मॉल पार्टीज इसके साथ अलायंस में। यहां पर कोई मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, कोई और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, जिसे पार्टी खड़ा करेगी, यानी कि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आपको मेंबरशिप चाहिए, उसकी अलाउंस चाहिए। अगर इंडिया के अंदर मान लिया जाए कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कांग्रेस की मंजूरी चाहिए, कांग्रेस आपको अलाउ करेगी तब आप इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी आपको अलाउ करेगी तब आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो कहां डेमोक्रेसी बची वहां पर? डेमोक्रेसी के अंदर एक और भी सिस्टम था जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विच ऑफर चॉइसेस। तो यहां चॉइस हो, फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर का मतलब होता है कि रूलिंग पार्टी भी हार सकती है, फेयर में रूलिंग पार्टी भी हार सकती है। चाइना में तो आज तक नहीं आ रही। मेक्सिको का आपने एग्जांपल लिया, मेक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी जिसको पीआरआई बोला जाता है, वो पार्टी नहीं आ रही। जिम्बाब्वे के अंदर आपने देखा रॉबर्ट मुगाबे साहब थे, वो 40 साल तक रहे। इन कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि हर जगह जहां इलेक्शन हो वो जरूरी नहीं कि डेमोक्रेसी भी हो। हम एक एग्जांपल देंगे अगर पूछा जाए चाइना का, जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। अब हमारे सामने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है
कि इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन के दो टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब अपना ध्यान मत भटकाना, क्योंकि यहां बहुत दिक्कत आएगी। ये दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको पूरा ध्यान यहां रखना होगा। आपका ध्यान हिला तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से काम चल जाए तो चला लो, क्योंकि ये सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू दोनों चीजों को समझेंगे। मान लीजिए कि आपके यहां पर एमपी या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। एमपी या एमएलए का इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन के अंदर आपके सामने आप जब जाएंगे तो ईवीएम के ऊपर आपको ए बी सी डी 4 नाम लिखे हैं, उनके सामने उनकी पार्टी का नाम और सिंबल लगा हुआ है, और फिर आपके सामने बटन है, आप उस बटन को दबाएंगे, आपका वोट कास्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपको देखना है कि आप किसे चुनेंगे। मान लेता हूं मैं कि एक जगह पर वोटिंग हो रही है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में मान लेता, मैं अज्यूम करता हूं कि इस जगह पर 500 लोग रहते हैं और 500 के 500 लोग 18 प्लस हैं। 18 प्लस है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग ये सब वोटर्स हैं, ये सब वोट डालेंगे। अब मैं एक कंडीशन मानता हूं कि ए को मिले वोट 200, इसको मिले वोट 100, इसको मिले वोट 130 और इसको मिले वोट्स 70। अब आप मुझे ये बताइए कि इन चारों में से कौन जीतेगा। आप कहेंगे कि सर ए जीत गया। तो ये जो सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति जो बाकी सब कंटेस्टेंट से ज्यादा वोट ले आए वो जीत जाता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सबसे आगे रहने वाले की जीत। यही सिस्टम आपके यहां पर मेनली किसमें, आपके सरपंच के इलेक्शन में, यानी कि आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर, एमएलए के इलेक्शंस के अंदर, एमपी के इलेक्शंस के अंदर होता है। इसी सिस्टम से आप फेमिलियर हैं। अब तक आप जो सिस्टम पढ़ते आए हैं वो ये रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बहुत सिंपल सा सिस्टम कि सभी कंटेस्टेंट्स में से जिस व्यक्ति ने अपने से अलग जितने भी हैं, मान लीजिए टोटल कंटेस्टेंट्स हैं 4 और एक व्यक्ति जो बाकी 3 से ज्यादा वोट ले आए, जो सबसे ज्यादा वोट ले आए उन चारों में से वो आपका जीत गया। एक और सिस्टम है जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब इसके कई वेरिएंट्स हैं और इसका सबसे ज्यादा फेमस है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। अब मैं मानता हूं कि ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, ये हमारे राज्यसभा में भी है और ये हमारे राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए इस सिस्टम को चुना गया। याद रखिए कि क्वेश्चन यही बनेगा कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपके लेजिस्लेचर में है, पार्लियामेंट में, कौन से, लोकसभा में। जब पार्लियामेंट पूछ लिया जाए तब आपको ये नहीं चुनना है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। राज्यसभा और राष्ट्रपति के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को चुना गया है। अब हम देखते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कैसे। देखिए इसमें एक टर्म है कोटा, कि कोटा मतलब मैक्सिमम वो वोट जो हमें जितने लोग चुनने हैं। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं एक बार पहले। मान लेते हैं, आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया, मैं मान लेता हूं कि जैसे कि राजस्थान का एग्जांपल दिया गया है। राजस्थान की असेंबली के अंदर 200 एमएलए, ठीक है। राजस्थान की राज्यसभा सीटें 4 हैं और अब हम देखें इसमें अगर, तो हमें राज्यसभा में राजस्थान से 4 लोगों को भेजना है, तो अब इलेक्शन होगा तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी कि 200 एमएलए वोट करेंगे। अब वोट करेंगे तो जीतने का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कितनी बार वोट करेगा, उसको हम देखते हैं। ये कोटा फिक्स करेगा, यानी कि कोटा बताएगा वो नंबर जो एक व्यक्ति को जीतने के लिए चाहिए।
ये सिस्टम कहता है कि टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ वैकेंसीज, सीधा आप लिख लीजिए ना कि कितने लोग चाहिए, +1 एंड लास्ट में फिर +1। यानी कि इस कंडीशन में देखा जाए टोटल वैलिड वोट्स में मान लेता हूं कि 200 के 200 लोग वोट करें तो 200, नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 + 1 यानी कि 200/5 + 1 41। अब 41 को आप एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, अब यानी कि 41 जो है वो हमें जीतने के लिए चाहिए। अब 41 को आप अगर मल्टीप्लाई करके देखें 5 से तो क्या आ जाएगा, 205 आ जाएगा। 41 × 5 इज 205, यानी कि 41 वो नंबर है जो हमें जितने चाहिए, हमें 4 चाहिए तो 4 के लिए ये वो नंबर है जो 4 से ज्यादा नहीं जाने देगा। यानी कि 41 वोट केवल 4 लोगों को मिल सकते हैं, 41 वोट 5वें को नहीं मिल सकते। आप समझे, देखो अगर आपने 41 × 4 किया तो 164 बन गया, 164 बन गया, टोटल 200 है। अब रिमेनिंग कितने बचे, 200 - 164, तो आपके पास बचेंगे 36 लोग आपके पास जो है बचे हैं। अब 36 लोग बचे, जीतने के लिए 41 चाहिए, लेकिन 5 तो है ही नहीं। तो कोटा का मतलब है कि आपको 4 लोग लेने हैं ना जी, बोला हाँ, बोला तो हम वो मिनिमम नंबर बता देंगे जिसके जरिए केवल 4 ही चुने जा सके। यानी कि मिनिमम नंबर 41 है कि ये वो नंबर है जिसको अगर ले लिया जाए तो 4 व्यक्ति चुन लिए जाएंगे, 5वां व्यक्ति नहीं चुना जा सकता। यही कोटा का सीधा सीधा मतलब होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए, और नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज को फुल करने के लिए आपको जितने मिनिमम वोट्स की रिक्वायरमेंट है वो 41 है, यानी कि 4 व्यक्तियों को चुना जाएगा। अब यदि हम देखें तो किसी पार्टी के पास 165 सीटें हैं, मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस के पास 165 सीटें हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि बची हुई 35 सीटें किस पार्टी के पास है। 165 सीटें 165 एमएलए वोट करेंगे और 165 एमएलए हमें चाहिए 164, और 41 के 41 लोग अपने चुन लेंगे। तो कोटा का मतलब यही है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आपको दे देगा जिससे कि आपकी टोटल वैकेंसीज फुलफिल की जा सके, उससे ज्यादा कोई भी नहीं हो सकता, 4 ही होंगे, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। इस सिस्टम को अब हम देखते हैं, ये कोटा है, यानी कि जीत के लिए 41 वोट चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी यही कोटा है। मैं मान लेता हूं कि मैं अज्यूम कर लूं कि अगर टोटल वोटर्स जो है वो है 100, तो कोटा कितना होगा, 100 अगर टोटल वोटर्स हैं तो 100, और मैं मान लूं कि वैकेंसी कितनी है, 1। भारत के राष्ट्रपति के लिए मैं आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम समझा रहा हूं प्रेसिडेंट का एग्जांपल लेकर के। कोटा मतलब बताएगा कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट चाहिए। यहां कोटा बता रहा है कि किसी व्यक्ति को राजस्थान की विधानसभा से राज्यसभा में जाने के लिए कितने वोट चाहिए, या राजस्थान की जगह आप हरियाणा लिख देते तो हरियाणा विधानसभा से राज्यसभा में जाने के लिए कितने वोट चाहिए, वो बता देता आपको। अगर 100 है, एक ही वैकेंसी है, +1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और +1, यानी कि किसी व्यक्ति के पास 51 वोट हो तो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। हाइपोथेटिकल मैं आपको मान रहा हूं। अब देखते हैं कि कैसे सिस्टम चलेगा। आपकी बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिस्टम पूरा दे दिया लेकिन पूरी गहराई की बात आपको नहीं बताई। मैं फिर बता रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। जितना ध्यान आपने लगा दिया, एक बार समझ में आ गया फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सा लगेगा आपको फिर, अच्छा ऐसे होता है, ये समझना जरूरी है। ध्यान से देखना कैसे चलेगा। मैं मान लेता हूं कि एक वैकेंसी है और 4 दावेदार हैं, A, B, C, D। ये 4 दावेदार आपके सामने खड़े हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। 100 लोग हैं वोट करने वाले, और उन 100 में से
अब आपको वोटिंग के लिए यानी कि जीतने के लिए आपको चाहिए 51 वोट। इस तरह का एक बैलेट पेपर दिया जाएगा इन 100 लोगों। अब इन 100 लोगों को आपने देखा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या था कि सब लोग एक के सामने, मान लो मैंने बी को टिक लगा दिया और लोगों ने भी टिक लगाए और लास्ट में काउंटिंग हुई और बी को वोट मिल गए 30, सॉरी बी को वोट मिल गए 40, सी को वोट में सी को वोट ए को वोट मिलते हैं 30 और इन दोनों को 10-10। तो ऐसी सिचुएशन में बी जीत जाएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन यहां पर हमें देखना है, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, पीआर सिस्टम क्या कहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है कि आप प्रेफरेंशियल वोटिंग कीजिए। प्रेफरेंशियल वोटिंग यानी कि आप चुनिए कि आपके अकॉर्डिंग ये नहीं तो ये, जैसे आप लाइफ में भी तो ऑप्शन रखते हैं ना कि वो नहीं तो वो सही, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको वोट करना है। मैं मान लेता हूं, मेरा एग्जांपल लेता हूं कि मैं इनमें से एक हूं, तो मैं ये कहता हूं कि जो सी है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, लेकिन बाय द वे सी ना चुना जाए तो सेकंड नंबर पे ये ए आदमी अच्छा है, थर्ड नंबर के ऊपर भी अच्छा है और डी को मैंने फोर्थ रैंक दी। इसी तरह से सब लोगों ने अपनी रैंक दी, सब लोगों ने रैंक दी। अब इसमें राउंड्स में काउंटिंग होती है, तो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई। फर्स्ट राउंड में कहते हैं कि ए बी और सी को जो काउंटिंग होती है उसमें कहते हैं ये कि जितनी फर्स्ट प्रेफरेंसेस मिली वो सब जोड़ दो, फर्स्ट प्रेफरेंसेस निकाल लो। भाई सी को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, ए को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, ये जो सी है सॉरी बी को कितने लोगों ने फर्स्ट नंबर पे रखा, तो देखा तो पता चला कि ये 40 लोगों ने सी पहले, यानी कि 40 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 30 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और डी को 10 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता तो ए को जितवा देते सीधा का सीधा कि जा भाई, लेकिन पीआर सिस्टम कहता है कि कोटा जब तक पूरा नहीं होता, 51 वोट जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं जीतोगे। अब कहता है सिंगल ट्रांसफरेबल। देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की वोट तो एक ही है आपका, बस वो ट्रांसफर हो जाता है। और वो ट्रांसफर कैसे होगा, अब यहां फर्स्ट प्रेफरेंस की जब काउंटिंग होती है तो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट काउंटिंग में नहीं हुआ तो इस सेकंड राउंड में क्या करेंगे कि ये जो डी है सबसे कम वाले को हटाना शुरू करेंगे। क्योंकि सबसे कम वाले को क्यों हटाया गया, क्योंकि सबसे कम फेवर में वोट पाने वाले व्यक्ति का मतलब है कि सबसे ज्यादा लोग उसी के अगेंस्ट हैं, उसको सबसे ज्यादा डिसलाइक किया गया एज कंपेयर टू एबीसी। तो ऐसे सिचुएशन में जब डी को देखा गया तो हम डी को बाहर निकालेंगे, लेकिन डी के पास 10 वोट हैं, आपको ये याद रखना है। अब डी के पास 10 वोट है यानी कि डी इन 10 लोगों की पहली प्रेफरेंस था, तो हम देखेंगे कि इन 10 लोगों की सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा। भाई डी फर्स्ट प्रेफरेंस था तो सेकंड प्रेफरेंस ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है, ए बी और सी यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि मान लेते हैं कि ए को वोट मिला 1, भाई 10 लोग जिन्होंने डी को पहली प्रेफरेंस दी थी उन लोगों की पहली प्रेफरेंस को हटा दिया और सेकंड प्रेफरेंस को देखा, तो सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है ए, हो सकती है बी, हो सकती है सी। और जब काउंट किया तो पता चला कि इन 10 लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, 7 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था और 2 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था। बोला अच्छा, बोला हाँ सर। बोला तो एक काम करो, इनको एड ऑन कर दो इन सब में, इसको उठाओ +1, ये 7 इसके खाते में जोड़ो, +7 इसके खाते में जोड़ो, +2 और अब टोटल काउंटिंग करके देखो 41, 37, 22। क्या कोटा पूरा हो गया? बोला सर कोटा पूरा नहीं हुआ। बोला ठीक है, अब थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी, ये सेकंड में हो गया, अब थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। बोला थर्ड राउंड की काउंटिंग में क्या, डी तो ऑलरेडी बाहर है, अब बोला सी को बाहर करो। सी को बाहर जब किया तो सी के पास 22 वोट हैं, हमें देखना है कि सी के पास 22 वोट है लेकिन 22 डिवाइडेड है, 22 20 + 2 में डिवाइडेड है,
तो वही सेम डी वाला कि जिन 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, कि जिन 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस देखो। सेकंड प्रेफरेंस देखो, बोला सर सेकंड प्रेफरेंस क्या हो सकती है? तो ए हो सकती है या बी हो सकती है। डी तो ऑलरेडी बाहर है, डी को अब नहीं काउंट किया जाएगा। बोला ए को और बी को हम देखेंगे। ये जो दो बंदे हैं, इन बंदों में क्या है कि ये वो है जिनकी सेकंड प्रेफरेंस सी था। तो अब इन दो लोगों की थर्ड प्रेफरेंस देखो, थर्ड प्रेफरेंस, तो वो भी ए होगा या बी होगा? डी भी हो सकता है, यहां पर भी ए बी डी हो सकता है, लेकिन डी वालों को तो काउंट करेंगे ही नहीं क्योंकि डी तो ऑलरेडी जा चुका है, तो डी को हटा दिया जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये दो लोग और इन दो लोगों की थर्ड प्रेफरेंस ए था, बी को 0 वोट्स मिले। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो इन 20 में से ए को जो वोट मिले और बी को जो वोट मिलेंगे, तो बी को वोट मिले 15 और ए को वोट मिले 5। ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था 5 लोगों ने। भाई मेरा एग्जांपल देखो आप, मैं अगर देखो अपने आप को तो मेरे लिए सी पहली पसंद है, ए दूसरी पसंद है, बी तीसरी पसंद है, डी चौथी पसंद है। ऐसे ही सब लोगों के लिए है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सी को ना देना हो तो किसको दोगे, तो मैं कहूंगा यार ए को देंगे। बोला ए को भी ना देना हो तो, बोला फिर हम नहीं, सॉरी, सी को ना देना हो तो डी को, और बोला डी को भी ना देना हो तो फिर हमारे ऊपर सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसे में ही हमने देखा कि इन 20 लोगों की पहली पसंद तो सी था और दूसरी पसंद ए हो सकती है या बी हो सकती है। तो 5 लोग ऐसे थे जिनकी दूसरी पसंद ए था, सेकंड प्रेफरेंस ए, और बी के लिए 15 थे। बोला आप जोड़ना इनको जरा, तो बोला ए के फेवर में कितने आए, यहां से 5 + 2, तो 5 + 2, और यहां कितने आए जी? बोला यहां आए जी 15 + 0। काउंट करना जरा इसको आप, 46 और 2 48, और बी के यहां कितने आ गए? 52, 52। कोटा किसने पूरा कर लिया? कोटा पूरा कर लिया 52 वाले ने, यानी कि बी ने कोटा पूरा किया, और अब जो है बी विजेता है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में बी पीछे था, बी के 30 ही वोट थे सिर्फ, लेकिन लास्ट यानी कि 2 राउंड के बाद बी सबसे आगे आ गया 52 वोट्स के साथ। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 50% लोग, वोट करने वालों का 50% और एक वोट ज्यादा। 50+1 आपके पास वोट हो, आप जीत जाएंगे। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखना, तीसरी बार देखना, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, उन वेरिएंट्स को देखते हैं। अब हम पीआर सिस्टम के कुछ वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए पीआर सिस्टम में एक खास बात होती है कि पीआर सिस्टम में एक वर्ड लिखा गया, पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि पार्टी प्रेफरेंस सबसे ऊपर है। पीआर सिस्टम को क्यों पसंद किया जा रहा है? देखिए मैं आपको अगर एक बात बताऊं, मैं मान लेता हूं कि किसी ए जगह पर 3 तरह की रिलीजियस कम्युनिटी को मैं अज्यूम कर लेता हूं। हिंदूज 60%, मुस्लिम्स 40%, या 30%, अदर्स 20%। उस स्टेट के अंदर 200 सीटें हैं, 200 सीट्स हैं उसके अंदर लेजिस्लेचर के, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि यह कंपोजिशन है हर सीट के ऊपर। ईच सीट हैज दिस कंपोजिशन कि हिंदू 60% वोटर्स, मुस्लिम्स 30% वोटर्स, मुस्लिम है 20% वोटर्स अदर कम्युनिटीज के। और मैं मान लेता हूं कि वहां पर पोलराइजेशन हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है, लोग केवल अपने लोगों को पसंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर जगह हिंदू अपने लिए वोट डाले, तो हिंदूज को वोट तो मिल रहे हैं 60%, लेकिन जब लेजिस्लेचर में देखा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम से ज्यादा और अदर से ज्यादा यानी कि डोमिनेंट है, इसलिए सीटें आएंगी 100%, 200 की 200 सीटें मुस्लिम्स के पास। यह होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि सबसे अधिक है वो जीतेगा।
लेकिन पीआर सिस्टम कहता है कि नहीं, पीआर सिस्टम में क्या सिस्टम है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सीट्स, कि जितना परसेंट वोट्स मिले उतनी परसेंट सीटें। ये सिंपल है। अब आप देखें कि इजराइल के अंदर का एक एग्जांपल लिया गया। इजराइल का पार्लियामेंट है नेसेट, नेसेट के अंदर 120 सीटें। अब पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा, पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाएगा, और उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लिस्ट, अब पार्टी जो है अपनी लिस्ट प्रिपेयर करेगी। पार्टी मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, डी पार्टी है। ए पार्टी ने अपने 1 से 120 लोगों की लिस्ट प्रिपेयर की, बी ने भी 1 से 120, सी ने भी 1 से 120, डी ने भी 1 से 120 तक अपने लोगों की लिस्ट जारी कर दी। यह नहीं बताया जाता कि कौन सा व्यक्ति किस लेजिस्लेटिव यानी कि किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस सीट से लड़ रहा है, बस लिस्ट जारी कर दी कि ये लोग हैं हमारी पसंद। अब क्या होता है कि आप जब जाएंगे वोटिंग करने तो आपको ये 4 चीजें मिलेंगी, ये 4 पार्टीज का नाम मिलेगा आपको, तो केवल पार्टी के लिए वोटिंग करनी। जब आप पार्टी के लिए वोटिंग कर देंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं है अब, ये पीआर का दूसरा वेरिएंट है, सेकंड वेरिएंट है, ये पीआर का दूसरी टाइप है। ये थोड़ा सा आपको मिला सा लगेगा एफपीटीपी से। मान लेते हैं कि ए को लास्ट में वोट्स मिलते हैं 50%, बी को वोट्स मिलते हैं, या इसको आप 40% लगाओ फिर आपको समझ में आएगा, 40, इसको 30, इसको 20 और इसको 10%। तो जब यह हो जाएगा तो उस देश का इलेक्शन कमीशन उनसे कहेगा कि ये पार्टी के पास 40% सीटें हैं। बोला हाँ जी। बोला तो पार्लियामेंट के अंदर 40% वोट है ना? बोला हाँ सर। बोला तो पार्लियामेंट के अंदर 40% सीटें दे दो इनको। बोला अच्छा। बोला 120 का 40% कितना होता है जी? बोला काउंट करते हैं ये लोग, 48 सीट्स आ गई। सरकार बनाने के लिए 61 चाहिए, मेजोरिटी +1 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, 48। बोला बी को कितनी मिली? बोला 30 मिली जी। बोला 30 मिली है तो फिर सीधा सीधा 12 दिया 36 हो जाएगा, 36 सीटें दे दो। इनको 24 सीटें दे दो, और ये जो है 10% वाला इनको 12 सीटें दे दो। टोटल जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। पीआर सिस्टम की लिमिटेशन पूछता है ये। पीआर सिस्टम की पहली लिमिटेशन है कि एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास, बहुत अच्छी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। दूसरी है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी, अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की ये मेरिट्स है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता है जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, एक आदमी को वोट देना है। स्टेबिलिटी के बारे में क्या कहता है पीएफटी, ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, 40% वाली पार्टी को इसने प्रेफरेंस दे दिया सबसे ज्यादा, इसने सरकार बना ली। वोट शेयर हो सकता है कम हो, सीटें ज्यादा मिल जाए। एफपीटीपी में जो हम देखेंगे अभी एग्जांपल में, यहां अनस्टेबिलिटी कैसे आई कि अब एक पार्टी के पास 61 सीटें ही नहीं बन रही। ऐसे तो ऐसे सिचुएशन में उसको दूसरों से हाथ मिलाना पड़ेगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। जबकि एफपीटीपी एक स्टेबल गवर्नमेंट देता है। कैसे देता है वो हम देखते हैं। अच्छा, ये पीआर का एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें सारी देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया। एक वेरिएंट होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग होगी, लेकिन वहां पर बंदे जो चुने जाएंगे उनकी लिस्ट दे दी जाती है और लोग अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। फिर जो प्रेफरेंस के हिसाब से जो जीतता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में सिस्टम में, वही जीत जाता है, जो कि आयरलैंड के अंदर है। यह सिस्टम इजराइल और नीदरलैंड्स के अंदर है। अब हम देखें इस सिचुएशन में, तो अब पार्टी ने लिस्ट जारी की थी, 40% वोट यानी कि 40 सीटें, 48 सीटें, सॉरी हाँ 48 सीटें इनको मिली। 48 सीटें जब मिलती हैं इनको, तो इनकी लिस्ट के 1 से 48 जो लोग थे शुरू के, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं। ये एक और डिमेरिट है कि नो रियल रिप्रेजेंटेटिव, यही सब उसकी मेरिट्स बन जाएंगे एफपीटीपी की, नो रियल रिप्रेजेंटेटिव। अब आपका एमएलए है, आपको कोई गड़बड़ हो गई, आप जाकर के एमएलए की गर्दन पकड़ लेते, सर ये बात हो गई। लेकिन यहां तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो 61 नंबर वाला बंदा था, लेकिन 1 से 48 आया, वो तो बंदा ही नहीं आया। अब बताइए आप क्या करेंगे? तो ऐसे में रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पाता, पार्टी को प्रेफरेंस दी जाती है।
अब हम देखते हैं कि एफपीटीपी कैसे इन दिक्कतों को हटाता है और इंडिया ने एफपीटीपी को क्यों चुना। अब हम देखते हैं कि एफपीटीपी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमने उसको चुना। देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं हम, एक इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी 415 सीटें लाती, यानी कि लगभग 75% वोट्स आउट ऑफ 543। 1994 का इलेक्शन था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, एक सिंपैथेटिक वेव थी, राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, 415 सीटें कांग्रेस के पास, 75% सीट्स पार्लियामेंट में। लेकिन जब कांग्रेस का वोट परसेंटेज काउंट किया गया, यानी कि वोटर्स परसेंटेज जब काउंट किया गया, तो वो निकल कर आया 48%, यानी कि 48% लोगों ने, यानी कि देश के 48% लोगों ने जिन्होंने वोट किया, उन्होंने कहा कांग्रेस जीतनी चाहिए। और कांग्रेस के पास सीटें देखिए आप 75%। यार ये क्या हुआ? सबसे गड़बड़ कहां हुई? एक पार्टी है तेलुगु देशम, तेलुगु देशम के पास 4% वोट और पार्लियामेंट में 30 सीटें। वाह जी वाह, 4% पे 30 सीटें, यहां 48% के ऊपर 415 सीटें, कितनी गजब की बात है। जबकि अगर देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, अगर देखा जाता, तो मैं मान लू राउंड फिगर अगर कि 50% यदि होता पीआर सिस्टम में, तो 543 का हाफ यानी कि 272 सीटें मिलती कांग्रेस को पीआर सिस्टम के तहत। लेकिन एफपीटीपी एडवांटेज, तो यही एफपीटीपी की सबसे बड़ी एडवांटेज है स्टेबिलिटी के लिए, एडवांटेज टू लार्जेस्ट पार्टी, या आप इसको कह सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट कहती है कि आपको एडवांटेज यहां पर क्या रहेगा कि थोड़ा सा एडवांटेज अगर मिल गया तो आपको दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहां सभी पार्टी अल्पमत में है, तो कोलिशन वगैरह की गड़बड़ ना आए और एक एडवांटेज रहे। दूसरा है एजुकेशन। इंडिया के अंदर एजुकेशन बहुत कम थी उस समय। इंडिया के अंदर एजुकेशन कम होने के कारण लोगों को ये समझा पाना कि ऐसे वोट करना है, इसको ऐसे प्रेफरेंस देनी है, तो ये आसान है। एफपीटीपी समझने में आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंपल सी बात है। लेकिन अब हम देखें कि पीआर को कौन चाहेगा भाई, फिर पीआर को कौन चाहेगा? पीआर को माइनॉरिटीज चाहेंगे, माइनॉरिटीज। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, हिंदू 60%, मुस्लिम्स 30% और अदर्स 10%। तो ऐसे, और 200 सीटें थी लेजिस्लेचर में। ऐसी सिचुएशन में अगर एफपीटीपी है तो हिंदूज ही 200 की 200 जगह रहेंगे। इनके वोट्स, इनके 30 और ये 40% वोट्स, यानी कि 40% जनता के वोट्स की वैल्यू खत्म हो जाती है। एफपीटीपी की डिसएडवांटेजेस में, यानी कि इसकी डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि बाकी सब वोट्स, यानी कि रेस्ट ऑफ द वोट्स, उनकी वैल्यू को खत्म कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा, यानी कि 48% लोगों के वोट वाली पार्टी इतनी मेजोरिटी से पावर में, और 52% लोगों ने जो इसके अगेंस्ट में वोट किया वो खारिज, वो खत्म। तो ये एफपीटीपी की चूज करने के पीछे और उसके एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये सब्जेक्टिव में तो पूछा ही नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहां आप ध्यान रखें कि कौन सी जगह कौन सा सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की कुछ कमियां, कुछ फीचर्स और कुछ रिफॉर्म्स। अब हम इंडियन इलेक्शन सिस्टम को देखते हैं। देखिए, आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और चॉइसेस अवेलेबल करें। ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी, वो सरकार के या किसी के भी दबाव में ना रहे, वो जरूरी। इसलिए इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस करवाने का काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324 कहता है कि द सुपरिंटेंडेंस control the superintendents control
एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अब ये चीजें कुछ टर्म्स हैं आपके सामने, इसीलिए मैंने आपको बोला था 9th वाला पढ़ने का। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट यानी कि वोट करने लायक एलिजिबल लोगों की सूची, मतदाता सूची जो है वोटर्स लिस्ट। यानी कि प्रेसिडेंट कौन कौन से इलेक्शंस, ये आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रख लेना, आप भूलेंगे आप पक्का इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर जो है, और यूटी में भी जहां लेजिस्लेचर है, यानी कि दिल्ली में लेजिस्लेचर है और पौंडीचेरी में भी लेजिस्लेचर है, वहां आपके पास ये जो इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे कि सर लोकल बॉडी, आपका चैप्टर आ गया ना लोकल बॉडी वाला, वो भी है, लोकल बॉडी में कौन करेगा, इनको कनेक्ट करके पूछेंगे। तो लोकल बॉडी के ऊपर इलेक्शन करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि 1993 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बाद स्टैब्लिश किए गए थे। अब हम देखें कि ये तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। अब किस तरह से सिस्टम है, कौन कौन से मेजर स्टेप्स उठाए जाते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन करवाने का टेन्योर देखा जाता है कि कब होगा। जनरल टेन्योर है कि 5 इयर्स, राज्यसभा के 6 साल में होते हैं 5 इयर्स, और एज मे बी रिक्वायर्ड और एज व्हेन रिक्वायर्ड, सॉरी, जब भी जरूरत पड़े, यानी कि 5 से पहले, 5 से बाद में नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकता 6 साल में करेंगे ना, वो 4 में करवा सकता है। जैसे क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में ही कह दिया कि प्रेसिडेंट को, क्योंकि 1967 में इलेक्शन हुए थे तो +5 अगर किया जाए तो 1972 में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन 1971 में ही हो गए, तो उन्होंने 1 साल पहले करवा दिया। तो यदि प्राइम मिनिस्टर ये कह दे प्रेसिडेंट को कि सर भंग कीजिए लोकसभा को, डिसॉल्व कीजिए एंड अनाउंस फ्रेश इलेक्शंस, तो वो ऐसी सिचुएशन में पहले भी हो सकता है। तो ये क्या है कि 5 साल पूरे होने से पहले पहले हो जाता है। दूसरा ये कंडीशन भी है कि लोकसभा के लास्ट सेशन और नई लोकसभा के फर्स्ट सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, सिर्फ 6 महीने का ही गैप हो सकता है, यानी कि विदिन 6 मंथ्स आपको करवाने हैं। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन जारी की जाती है सबसे पहले नए इलेक्शंस के बारे में, सारी डिटेल्स दी जाती है, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे यूनिवर्सिटीज करती हैं। नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशंस का दौर होता है कि आप नॉमिनेशन भरते हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंग। अब आपको अपनी प्रॉपर्टी, अपने ऊपर पेंडिंग केसेस, अपनी एजुकेशन, तीनों की जानकारी आपको जरूर देनी होगी लिखित में। नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनी होती, स्क्रूटनी आपका आरओ करता है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर करता है। मैं आपको बताऊंगा ये कौन होता है। नॉमिनेशन और स्क्रूटनी के बीच में अगर आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं अपना नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के पास, यानी कि नॉमिनेशन के साथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है कि यदि 1 का 10वां हिस्सा 1/10 वोट भी नहीं ला पाए तो चाचा आपके पैसे जब्त कर ले जाएंगे। स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद 2 सिचुएशन बनती हैं, एक आप पास हो जाएं, आपकी सब बातें सही हो, एक आप फेल हो जाएं। तो यदि आप फेल हो गए तो बाहर, अगर आप पास हो जाते हैं यानी कि एलिजिबल हैं, तब आपको 2 दिनों का और समय दिया जाता है कि अभी भी अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन से बाहर निकल जाए तो आप निकल सकते हैं। 2 दिन का ये टाइम दिया गया। इसके बाद आप कैंपेन करते हैं। अब कैंपेन की आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कैंपेन के लिए 2 वीक्स का टाइम मिलता है और ये 48 घंटे पहले, पोलिंग स्टार्ट होने के 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है। फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहां आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1968 के अंदर हुआ। सभी पार्टीज ने एग्री किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, यानी कि आचार संहिता, इलेक्शन के दौरान आपका कैसा आचार रहेगा, कैसा बिहेव रहेगा, कैसा कंडक्ट रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज का और कैंपेन कंटेस्टेंट्स का, उसको बताता है। जैसे 9th में आपको पूरा वहां पर है
कि आप रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे आप वोट्स नहीं मांग सकते, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो पोलराइज करे लोगों को या धार्मिक भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचा सकते। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रिपेयर किया गया। उसके बाद पोलिंग होती है और फिर काउंटिंग और रिजल्ट आता है। ये सिंपल प्रोसेस है। अब कुछ ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसर्स के बारे में हमें स्टडी कर, अब हम देखें तो पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन को मैनेज किया जाता है। स्टेट्स आपके पास 28 स्टेट्स हैं। आप 28 स्टेट्स के अंदर काम करवाने के लिए सबसे बड़ा स्टेट के ऊपर, अब देखिए इलेक्शन कमीशन की हम कंपोजिशन को देखते हैं थोड़ा सा। इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 को बना। 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक वन बॉडी यानी कि सिंगल बॉडीड ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था। 15 अक्टूबर से लेकर के यानी कि 16 अक्टूबर से अगले दिन से लेकर के 89 से 1990 तक ये 3 बॉडीड इंस्टीट्यूशन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स। फिर 1990 से जनवरी 1993 तक ये फिर से रिवर्ट कर दिया गया, सिंगल बॉडीड इसको बना दिया गया। लेकिन 1990 जनवरी 1993 से टिल डेट ये जो है ये 3 बॉडीड है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। यहां पर इनको रिमूव करने का एक ही तरीका है, 6 इयर्स की इनकी टर्म होती है, 6 इयर्स, या आपके पास 65 साल की उम्र 65 इयर्स, जो भी नजदीक हो। इंपीचमेंट यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 मेजोरिटी बोथ, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी सेपरेट चाहिए, और 2 ही रीजंस के ऊपर, 2 ही ग्राउंड्स के ऊपर किया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। अब हम इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसकी पावर्स देख लेते हैं थोड़ा सा। उसके पावर्स, उसके फंक्शंस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इतना नहीं आता है। मैंने आपको सब बता दिया है, उस डायग्राम में मैंने आपको सब बता दिया है। देखिए सबसे पहले तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन करवाना, नोटिफिकेशन जारी करना, नॉमिनेशन भरवाना, स्क्रूटनी करना, सब कुछ बता दिया है। ये बस एक बार मैं आपके तसल्ली के लिए यहां पर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर स्क्रूटनी के बाद आपके ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्रिटिकल वॉच रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्शन के ऊपर पूरे के पूरे इलेक्शन को बहुत ध्यान से मॉनिटर करना, एंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये फंक्शंस भी हैं, ये पावर में भी आता है कि जहां पर भी ऐसा लगता है कि गलत वोटिंग हुई है वहां पर रीपोल यानी कि दोबारा से कैंसिल कर दिया जाता है वहां की वोटिंग को, बाद में अब वहां पर किए जाते हैं इलेक्शन दोबारा से। तो ये पावर्स भी हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर्स जो है, सीईसी स्पेशली, इसको हटाने के लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इंपीचमेंट का सहारा लेना पड़ता है। ये इलेक्शन कमीशन की पावर्स और उसके फंक्शंस हैं। ये 1 मार्क्स में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, बट बहुत रेयर चांसेस। जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि सीईसी प्लस जो 2 अदर हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इनकी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सरकार के जो मंत्री हैं, मंत्रियों की सिफारिश के ऊपर, कैबिनेट की सिफारिश के ऊपर इनकी। ये हम देखें, अब स्टेट के ऊपर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से एक होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे। चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेट में एक होता है। इससे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन
ऑफिसर ये भी स्टेट की रिकमेंडेशन पे आपको किया जाएगा। अब आता है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी इसकी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी जिम्मेदारियां इसकी है, वहां पर स्क्रूटनी यानी कि एग्जामिनेशन का काम ये करेगा, वहां पर सारी चीजों को ये मैनेज करेगा। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करेगा, डीसी अपॉइंट करेगा। और डीसी जनरली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है बाय द वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट उसका, इसीलिए उसको ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बना दिया जाता है। उसके बाद आता है चीफ इलेक्टोरल रोल्स ऑफिसर, यानी कि इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल्स वोटर्स लिस्ट को जो प्रिपेयर करेगा वो ये व्यक्ति काम करेगा। फिर आपके पास आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि आपके सरकारी स्कूल के अंदर जो व्यक्ति आता है एक उस स्टाफ के साथ, इलेक्शन स्टाफ के साथ, वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस एक पोलिंग बूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी कुछ खासियत और कुछ कमियां और कुछ सुधार देखते हैं। इंडियन इलेक्शन सिस्टम में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्री एंड फेयर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आपके यहां पर आपको आजादी है, जो भी व्यक्ति एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ तो खुद को रजिस्टर करवाना होता है, तो प्रोसेस का पार्ट है। फेयर इलेक्शन है। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी है। आप देखेंगे तो पोलिंग बूथ के अंदर एजेंट बैठता है, सब लोगों के एजेंट बैठते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो वो इंश्योर करते हैं। काउंटिंग की जगह पर भी एजेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी कि 18+ रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर सब हटा करके आपको वोट करने का अधिकार है। वन वोट वन वैल्यू है, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वन वोट वन वैल्यू, सभी के वोट की वैल्यू बराबर है। वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल है। और देखें कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम है मनी पावर, कि मनी का यूज बहुत ज्यादा होता है। हम इलेक्शन के अंदर देखते हैं जब आप अपने घर के बाहर खड़े हो और सामने से कोई व्यक्ति झूमता हुआ आ रहा है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ चुनाव का समय है, पैसा बहाया जाता है। मसल पावर, कई जगह मसल पावर का भी प्रयोग किया गया कि जबरदस्ती जबरन पूरा के पूरे बूथ कैप्चर कर लिए कि अगर आपने हमें वोट नहीं डाला तो हम मार देंगे आपको। तीसरा है कि इस वजह से मनी पावर्स और मसल पावर्स की वजह से स्मॉल पार्टीज और कैंडिडेट्स को जो है डिसएडवांटेजेस हैं कि उनके साथ तो गलत हो गया, आप रोक नहीं पाए। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फिर क्या है, क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं और क्रिमिनल्स की हेल्प लेकर के लोग अपने प्रतिद्वंदी को मरवा देते हैं। कोई शरीफ आदमी है, चुनाव लड़ रहा है, मरवा दिया, लो जी। इस तरह की प्रॉब्लम्स है, इसीलिए यहां पर रिफॉर्म्स की बात की गई, कई सारे रिफॉर्म सजेस्ट किए गए। सबसे पहला तो कहते हैं कि जो 1/3 सीट्स जो आप रिजर्व कर दो महिलाओं के लिए। महिलाओं को रिजर्व करने के लिए लोकसभा में बिल पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। दूसरा कहते हैं, अब इलेक्शन कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 साल और इससे ज्यादा जेल में रहा है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये तो कहते हैं कि जिसके खिलाफ पेंडिंग केसेस है ना जी, पेंडिंग केसेस, उनको भी मत लड़ने दो इलेक्शन। अच्छा हाँ जी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा इलेक्शन में कि आप कानून बनाइए मनी कंट्रोल के ऊपर,
क्या आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली वॉच कीजिए। मतलब मनी कंट्रोल के ऊपर भी कानून बनाए, मसल पावर के ऊपर भी कंट्रोल बनाए, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर कीजिए, सुधार कीजिए उसके अंदर। तो ये कुछ सारे इलेक्शन रिफॉर्म्स है जो क्लास 9th से भी आपको उठाने हैं और क्लास 11 से भी आपको उठाने हैं। कोई जरूरत नहीं है वैसे ना भी उठाओ दो, क्योंकि सब्जेक्टिव खत्म हो गया है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। समझने की चीज पीआर सिस्टम थी, इसके अलावा इस चैप्टर में इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आपके सामने होती है सब चीजें, आपको पता है, बिल्कुल पता है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। बस कुछ फैक्ट है इसमें, उनको आप हाईलाइट कर लें अपनी एक पेपर को लेकर के, एक पेज में इस चैप्टर के नोट्स बना लें। इसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, यानी कि ये लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।